नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सेल के बारे में या कोशिका के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि आपके एग्जाम पे क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ है कोशिका। आप लोगों ने 10वीं में 12वीं में सब जगह पढ़ रखे होंगे, ठीक है। कोशिका के बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा, लेकिन हम आज हमारा जो मुद्दा होगा कि कोशिका के अंदर से क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सब लोगों को पता है कि बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका अध्ययन को, तो वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल और अध्ययन दो चीज़ों को मिलाकर के आपका बनता है साइटोलॉजी। क्या बनता है? साइटोलॉजी भाई। तो जो आपका सेल जब आप पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई? साइटोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो आपका साइटोलॉजी होता है। समझ में आ गया? उसके बाद हम डिटेल में जब बात करते हैं कोशिका के बारे में, बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं या कहावत कह सकते हैं, या कोशिका के बारे में कहा जाता है कि भाई कोशिका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोलेंगे, या किसी जीव को बनाने में आपके कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को बनाने का काम कोशिका का है। फंक्शनल का मतलब क्रिया कराने का काम या कार्य करने का काम भी किसका होगा? आपके सेल का होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ते हैं तो कोशिका से मिलकर के आपका टिश्यू बनता है, ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बन रहा होता है, और ऑर्गन से क्या बनता है? आपका पूरा सिस्टम बनता है। बॉडी के सिस्टम अलग अलग आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। और बॉडी के सिस्टम मिला करके पूरा आपका एक शरीर बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो हम आज कोशिका को देखेंगे या सेल को देखेंगे कि सेल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बनते हैं? कोशिका से। और सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं, समझ में आ रहा है, उसका स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स जो है आपका क्या है? सेल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा है, लेकिन एक ये छोटी इकाई है जो मिलकर के बहुत बड़ा एक शरीर का निर्माण कर देता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी हम देखेंगे, थोड़ा बहुत सेल डिवीजन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और जनरल नॉलेज में भी ये सवाल पूछा जाता है, उसको हम कवर करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? ये कोशिका है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कोशिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं, उसमें सबसे छोटी सेल पूछा जाता है। जो छोटी कोशिका है उसका नाम क्या होता है भाई? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ये याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछेगा तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। या सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछा जाएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, गलत हो सकता है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका में आता है। अगर हम इंसान की बात करें, ठीक है, ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो मानव में सबसे छोटा क्या होता है? आपका स्पर्म होता है। तो ये आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। क्या होता है? स्पर्म होता है, ठीक है, सबसे छोटी। और बड़ी की अगर हम बात करें तो ओवम होता है, जिसको आप अंडा से बोलते हैं। और लंबी क्या होता है? लंबा जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है न्यूरॉन, ठीक है भाई। कौन सा होता है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कौन सी हो जाती है कोशिका? न्यूरॉन की हो जाती है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के बेस पर हैं जो कि पूछे जाएंगे और सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जनरल नॉलेज में भी आते हैं, जनरल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे। जिसका विभाजन नहीं होता वो भी आपका न्यूरॉन होता है, तो इसको आप विभाजन रहित भी बोल सकते हैं, जिसका विभाजन नहीं होता। और विभाजन होने वाली कोशिका सबसे ज़्यादा कौन सी है? लिवर का सेल है, ठीक है। कौन सा है? लिवर सेल है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम बेस पे आप ये एग्जाम पे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। अब जब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, लास्ट तक आप बने रहना, ताकि इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट जो है इसमें छूटे ना। डेफिनेशन की हम बात कर लिया। डेफिनेशन हमने बता दिया कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, हमने डिटेल में बता दिया। बाकी ये आपका अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लें, रीड कर लें। मैं बाकी आप लोगों के लिए बना करके लाया है। यहाँ पर दिया है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स दैट ए कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। समझ में आ रहा है? परफॉर्मिंग क्या करता है? लाइफ फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी जीवन को जो है बनाने का काम है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू
डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शन, आपको पता है अलग अलग टिश्यूज़ का जो है अलग अलग फंक्शन होता है, समझ में आ रहा है। जब टिश्यू ही सेल से मिलकर के बनता होता है, तो जब टिश्यू अलग अलग, आप टिश्यू भी पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के टिश्यू हैं, उनके सबके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ते हैं। अब जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के, जब आप बात करते हो तो टाइप्स ऑफ सेल्स में आप पढ़ते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। पहला आता है प्रोकैरियोटिक, जो कि आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सिंपल सी चीज़ है, माइक्रोस्कोप से जो दिखाई देता है, खुली आंख से नहीं देख सकते, वो प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन है वो सारी चीज़ आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन छोटा छोटा चीज़ हम बता देते हैं कि स्मॉल एंड सिंपल होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है आपका कौन सा, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके साइज़ की अगर हम बात करें 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर इन साइज होता है, और इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर इन साइज होता है आपका यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है आपका कौन सा, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके का होता है। सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में आपका जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और लीनियर डीएनए इसमें होता है। सिंगल, ये बाकी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर इसका आपके यूकैरियोटिक में क्या, प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में आपका प्लांट और एनिमल सेल आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इसमें माइटोसिस के थ्रू होता है, और ये बाइनरी फिजन के द्वारा सेल डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। सिमिलरिटीज़ भी है इनमें, कौन कौन सी चीज़ दोनों में जो एक जैसे होती हैं, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने बता दिया। अब जो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री से सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आप याद रखेंगे। तो जब कहा जाता है कि खोज जो है सेल का, ठीक है, भले ही डेथ सेल की खोज किया था माइक्रोस्कोप की मदद से, तो वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। जीवित कोशिका का अध्ययन जो है आपका एंटोनी वॉन लीवनहॉक, सब लोगों ने पढ़ रखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे, सन भी दिया होगा इसमें, ठीक है। डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक है 1665, ठीक है, 1665 में जो है ने डिस्कवर्ड किया था आपका रॉबर्ट हुक ने, तो ये नाम आप याद रखेंगे। एंटोनी वॉन लीवनहॉक का भी नाम याद रखेंगे, प्रोटोजो एंड बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद प्रोपोज्ड सेल थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी दिया था। डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रॉबर्ट ब्राउन का नाम आप याद रखेंगे, न्यूक्लियस की खोज इन्होंने किया था। डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस तो इसके नाम पे ही है, तो ये तो याद रहेगा ही आपको, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये जो हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेप बाय स्टेप जब हम इसके सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में सारे बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं एनिमल सेल्स के वो आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस, राइबोसोम, वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होते हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस सब पढ़ेंगे, अभी आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको डिटेल में और समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ठीक है, साइटोसोल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी कोई सा भी सवाल बन सकता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आप आखिरी तक बने रहना। तो ये कुछ सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पहले भी देख रखे होंगे, बनाए भी होंगे, ठीक है, स्कूल में आप लोगों ने सेल पूरा डिटेल में बनाया होगा, तो हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के बेस पे क्या क्या आ सकता है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो है हम सेल मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपका सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर कवरिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कौन सा, सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके हम बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है कवरिंग का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर दिया है सराउंड्स द एंटायर सेल, ठीक है, सेपरेट्स इट्स कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है, अबाउट 8 mm थिक होती है इसकी। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको लोगों को याद रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। उसके बाद कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा कभी सवाल तो ये सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई सवाल आएगा तो कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, दो चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल
मीनिंग्स ऑफ इट्स ओनली अलाउस सर्टन मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट्स। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और एक होता है पारगम्य झिल्ली या अपारगम्य झिल्ली। तीन तरीके के होते हैं। अर्धपारगम्य जो कुछ चीज़ों को आर पार होने देगा अपने से, और पारगम्य जो सारी चीज़ों को आर पार होने देगा, ठीक है। अपारगम्य जो बिल्कुल भी आर पार नहीं होने देगा किसी भी चीज़ को। इस तरीके से इसका परिभाषा होता है, ठीक है भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट हमने आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस का। इसके बाद सारे के सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन एग्जाम के बेस पर क्या पूछा जा सकता है उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और ऑलरेडी बने भी हुए हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम मैंने बता दिया कि डिस्कवर्ड जो है न्यूक्लियस का किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको जो है ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अगर कभी पूछेगा कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रेन ऑफ सेल कौन होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल करने का काम जो है किसका होता है, न्यूक्लियस को होता है। कि सेल के अंदर जितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं वो सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का ही होता है, कंट्रोल करने का काम, ठीक है। और इसी के अंदर आपकी क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। समझ में आ रहा है। प्रोटीन आपका 80%, डीएनए आपका 10% इसके अंदर होता है। तो सारा कंट्रोल, जैसे आपके मस्तिष्क का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम होता है, उसी तरीके से सेल जो है, सेल के अंदर जो जितने ऑर्गेनेल्स हैं, जितनी क्रियाएं उसके अंदर हो रहा है, तो सारा कंट्रोल करने का काम आपके न्यूक्लियस का होता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियस कंटेंस जेनेटिक मटेरियल इन ए सेल, जैसे कि डीएनए। आपसे सवाल पूछ भी सकता है कि जेनेटिक मटेरियल्स जो है सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो आपको आंसर करना है कौन सा, न्यूक्लियस, ठीक है। सर्व्स एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल, ये दूसरा नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन ऑफ सेल इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल मतलब पूरा कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आपके न्यूक्लियस का होता है। टू मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं, इट स्टोर्स द सेल्स हेरिडेटरी मटेरियल और डीएनए एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स द सेल्स एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल्स का भी है और इम्पोर्टेंट रोल। दूसरा क्या है, आपके जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम आपके न्यूक्लियस का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्लूडिंग ग्रोथ, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा, आपका न्यूक्लियस करेगा। इतना आपके समझ में आ गया। न्यूक्लियस आपके समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। किसने खोज किया था हमने बता दिया, आप लोगों को पता हो गया, ठीक, रॉबर्ट हुक, आप याद रखेंगे। अगला जो है न्यूक्लियोलस, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कभी कभी जल्दबाजी में सवाल अगर न्यूक्लियोलस से पूछ लिया, आपने न्यूक्लियस समझ लिया उसको, तो इसमें गलती हो सकता है। इसलिए आप गलती बिल्कुल भी ना करें, बहुत शांति से सुकून से पूरे चीज़ को पढ़ें, स्पेलिंग देख लें कि भाई हम आंसर किस चीज़ का करने जा रहे हैं। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिया है। न्यूक्लियोलस क्या है, जो आपका हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इट कंटेन्स न्यूमरस ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ये लाइन आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियोलस जो है इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है न्यूक्लियोलस में। तो आप इस लाइन को आप याद रखेंगे, अगर सवाल पूछेगा तो यहाँ से सवाल बन सकता है इसमें, ठीक है। अगला देख लें, क्रोमेटिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन आप लोगों ने 11वीं 12वीं में भी पढ़ रखे होंगे। क्रोमेटिन होता क्या है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन, ठीक है। आपने क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे, क्रोमोसोम्स तो पढ़े रखे होंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। दीज आर फाइब्रस थ्रेड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने दो चीज़ें देख लिया, न्यूक्लियोलस भी देख लिया, और अब देख रहे हैं आपका क्या, क्रोमेटिन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन में आप, दे आर कंपोस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। द क्रोमेटिन थ्रेड्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो क्रोमेटिन जो होता है ये किसको
कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन कैरी करता है, उसमें से ऑप्शन आपका क्रोमेटिन भी दे देगा, तो उसको भी आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना, क्रोमोसोम्स आपने पढ़े होके, नीचे दिया भी है कि क्रोमोसोम्स जो है 23 पेयर्स में आपकी ह्यूमंस में होता है, जिसको मिलाकर के आपके कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक या गलती करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपका आ जाता है कौन सा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर आपका सेल मिला हुआ है। साइटोप्लाज्म में आपका अगर बेसिक चीज़ देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसने पुरकेंजे ने जो है डिस्कवर किया था। तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं। साइटोप्लाज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य है। अब जब कोशिका की बात करोगे तो यहाँ पर देखो, ये अगर कोशिका है और इसी के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर है तो ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर अगर है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है भाई। दोनों में सब फर्क समझ में आ गया आपको। तो ये दोनों जो है क्या है, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जो साइटोसोल्स भी बोलते हैं इसको, इज द जेल लाइक लिक्विड कंटेंट्स विद इन सेल। तो ये सेल के बीच में होता है। इट इज़ द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये न्यूक्लियस अंदर है और ये सेल मेम्ब्रेन ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में जो है आपके क्या क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो है आपके किसके अंदर होते हैं, आपके इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है साइटोप्लाज्म का, कि अगर ये साइटोप्लाज्म ना हो तो सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, और ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये उधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। तो इनको व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद जो है आपका साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। और इसको एक अच्छा स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है आपका कौन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ये हो जाता है। अब हमारा इंपॉर्टेंट अगला कौन सा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, जिसको पैलेड ने जो है इसका डिस्कवर किया था राइबोसोम का। और इसका मेन जो फंक्शन होता है क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं, या प्रोटीन निर्माण आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके राइबोसोम का होता है। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कई बार सवाल आता भी है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है या प्रोटीन निर्माण कौन करता है। तो उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ठीक है। इसमें 70S जो कि छोटा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे, जो कि बड़ा है यूकैरियोटिक्स में। समझ में आ रहा है। तो बस आपको राइबोसोम में केवल इतना याद रखना है कि राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में पाया जाता है। दे आर लाइक मिनी मशीन्स दैट सिंथेसिस ऑल द प्रोटीन, ठीक है, इन द सेल। जितने भी प्रोटीन्स हैं सब राइबोसोम्स के काम है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आपसे सवाल डायरेक्ट यही पूछेगा कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दे देगा, आपको फिल करना पड़ेगा किससे, राइबोसोम से, ठीक है। राइबोसोम हो गया आपका। अगला जो है हमारा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि ये पावर हाउस है एनर्जी का, आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर भी हम इसमें डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिस्कवर किसने किया था, अल्टमैन, जो कि आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता है तो आप याद रख लें, अल्टमैन ने इसका डिस्कवर किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए कई बार हिस्ट्री से भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है या श्वसन होता है, उसमें जो आपके क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी सवाल बनता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है या किस जगह पर क्रेब्स साइकिल का सारा चक्र जो है चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। जो 38 ATP बनता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। समझ आ रहा है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी आप लोगों को पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग
ऑर्गेनेल्स, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स है जो कि कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस जो है किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को पता होगा, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आप लोगों को बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या 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 है जो सवाल बन सकते हैं इसमें, कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्पेरिकल टू रॉड शेप्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म 0.2 से 7 माइक्रोमीटर। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होता है, आउटर लेयर जो है स्मूथ होता है, इनर लेयर आपका फोल्डेड रहता है जो कि सीट्स से ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड क्रिस्टी। अगर कभी आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है, इनर लेयर आंतरिक दीवार जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या है भाई, क्रिस्टी है। तो वो आप याद रखेंगे कि भाई क्रिस्टी है आंतरिक दीवार, जिसको आपसे कभी पूछा जाएगा, कई बार सवाल बनता भी है इससे, तो इसलिए आप उसको याद रखेंगे। बोथ दिस लेयर इनक्लोज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक। तो सवाल तो यहीं से बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, दे ऑल्सो कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स सिस्टम, ठीक है। तो इतने सवाल आपके माइटोकॉन्ड्रिया से बन सकते हैं। अब हमारा आता है अगला कौन सा, गोल्जी अपरेटस। आखिरी में हम निष्कर्ष भी निकालेंगे कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे सवाल बन सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अब आपका आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं परिवहन। अब सेल के अंदर जितना भी एनर्जी बन रहा है, ठीक है, या 38 एटीपी जो बन रहा है या एनर्जी है, तो वो डिसाइड करता है सेल की कहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किस जगह पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से जो है ये गोल्जी अपरेटस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। तो गोल्जी अपरेटस जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, कंटेन वेसिकल्स। अगर कभी पूछेगा, वैसे पूछेगा नहीं इस तरीके के सवाल, ठीक। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अपेक्स ऑफ द सेल, ठीक है। और फंक्शन क्या है, रिसीव्स एंड मॉडिफाइज एंड पैकेज द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द गोल्जी अपरेटस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल्स केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके शिपिंग डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पर किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसको रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से ये मैनेज करता है आपका कौन, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो याद हो गया ये। अब हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो से ही पता होगा कि आंतरिक, ठीक है। तो ये आंतरिक कंकाल का काम करता है, जैसे आपके शरीर को ढांचा प्रदान करता है आपके हड्डी, ठीक है, उसी तरीके से जो कोशिका होता है या सेल होता है, उसका आंतरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता कौन है आपका, या आंतरिक सहायता जो है, या आंतरिक कंकाल आप इसको बोल सकते हैं, वो आपका करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो तरीके के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चिकना होता है जो कि वसा का निर्माण करता है। और रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आपके राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली नहीं करता है सिंथेसिस, वो राइबोसोम का ही काम करता है। क्योंकि राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है, इसलिए रफ नाम दे दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। सारांश मैंने बता दिया, वही चीज़, सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, ठीक। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स ऑफ द स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द टू टाइप्स। जैसे कि मैंने बता दिया, ग्रेन्युलर है तो उसको हम बोलेंगे रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कंटेनिंग राइबोसोम्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन हमने बता दिया, क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद होता है ए ग्रेन्युलर और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, डज नॉट कंटेन राइबोसोम। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कंसर्न्ड विथ फैटी एसिड, मैंने बता दिया चिकना होता है मतलब फैट, ठीक है, एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। ऑल्सो दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप याद रखेंगे, अगर कभी पूछेगा तो ये बेसिक नॉलेज है जिसको आपको याद में रखना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है भाई। अगला हमारा क्या है, अगला जो है हमारा लाइसोसोम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम, लाइस करना, तोड़ना, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लाइसोसोम, लाइस, तोड़ना, ठीक है। तो लाइसोसोम का मेन काम ही होता है तोड़ने का, ठीक है। ड्यूड ने जो है ड्यूड इसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम का,
और इसको जो है आपका क्या बोलते हैं, नीचे दिया हुआ है सुसाइडल बैग, ठीक है, या सेल का एटम बम भी बोलते हैं इसको। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है समझते हैं। अब जब आपके कोशिका के अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उसमें से कोई किसी का ज़रूरत नहीं है या वो काम सही से नहीं कर रहा है या काम करने में सक्षम नहीं है या उसका डेथ हो गया है, तो उसको इंगल्फ करने का या ख़त्म करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। ठीक है, क्लियर, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो वो लाइसोसोम आपका प्रेजेंट नहीं होता है कहाँ पर, आरबीसी में। आप लोगों को पता होगा आरबीसी में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो आरबीसी का जीवन काल तो आपका 120 दिन का हो गया। ठीक है, इसलिए वो कहाँ पर जाता है, स्प्लीन में जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं किसका, आरबीसी का। ये सवाल बनता भी है आपका कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। तो वो चीज़ भैया आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने बता दिया। तो दे आर द स्मॉल स्पेरिकल एंड ओवल बॉडीज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, दे वेरी ए नंबर एंड कंटेन वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर कभी आपसे सवाल पूछे इस तरीके का कि ये लाइसोसोम्स जो है इसका फंक्शन के ऊपर सवाल पूछे कि ये फंक्शन किस आधार पे करता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसके दम पर ये क्या करता है, कोशिकीय पाचन का काम करता है या डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। द लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस एंगल्फ्ड बाय द सेल। ठीक है, सेल्स के अंदर जितने भी कचरा कूड़ा होगा जिसका कोई काम ही नहीं है, उसको जो है ख़त्म करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका शरीर में अगर कोई भी सेल मर गया तो वो तो सड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेंटेन जो है कुदरत ने बना करके रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं ताकि हर एक चीज़ का मेंटेनेंस शरीर के अंदर ही होता रहे। ठीक है भाई, द डैमेज्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। ठीक है, जितने भी डैमेज्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स में होते हैं या उनका ब्रेकडाउन होता है तो ये सब का जो है डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्टली यही बनता है, सुसाइडल बैग करके सवाल बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, अब हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, कौन से, वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स शब्द जब आता है तो वैक्यूल्स का काम मेनली होता है वाटर को स्टोर करने का या जल संग्रह, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनक्लोज कंपार्टमेंट विच आर फिल्ड विथ वाटर। किससे भरा होता है ये, वाटर से भरा होता है। समझ में आ रहा है, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स इन सॉल्यूशन। फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, सेल इनलार्जमेंट एंड वाटर बैलेंस। तो ये सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे, आपके वैक्यूल्स के हो जाएंगे। तो वैक्यूल्स जब शब्द आएगा या वैक्यूल से कोई सवाल बनेगा तो इसके फंक्शन के ऊपर बन सकता है और ये इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम वैक्यूल्स के बाद सेंट्रोसोम्स में। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स हमने आपको बताया था, ठीक है, जो कि आपके कोशिका विभाजन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। बॉबरी ने जो है इसका डिस्कवर किया था। तो लिवर के बारे में हमने बताया था कि लिवर में जो है सबसे ज़्यादा डिवीज़न होता है और ब्रेन में जो कि आपके न्यूरॉन्स हैं उसमें नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो आपके लिवर्स में हैं और जो विभाजन नहीं करते हैं वो न्यूरॉन्स में हैं। इसलिए दिमाग को जो है या मस्तिष्क को इतना सुरक्षित तरीके से रखा गया है। ठीक है, उसके पीछे कारण है, वही चीज़ है सेंट्रियोल्स में। इनसाइड इट इज़ द सेंट्रियोल पेयर ऑफ स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर अटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द वॉल। फंक्शन क्या है इसका, एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, वहाँ पर सेल डिवीजन है जो कि माइटोसिस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सेल डिवीजन में होता है, जैसे कि हमने बता दिया, क्रोमोसोम्स भी आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन से आते हैं भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, या पढ़ा भी होगा, अच्छी बात है। और डीप अगर पढ़ना है, हमने बेसिक जो है जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि अगर सेल से कोई सवाल बनता है तो कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर डीप स्टडी करना है तो और भी आप इससे और हाई लेवल पे डीप में भी आप जा सकते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में
विथ हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर स्ट्रेट hollow cylinder with a diameter of the 200 angstrom that they are concerned with the maintenance of the cell shape। इसका जो है मेन फंक्शन आपका वही चीज़ मैंने बताया आपको, सेल शेप को जो है क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मूवमेंट्स ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है, तो इसके ऊपर आएगा। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके सवाल बन सकते हैं किसके ऊपर से, सेल के ऊपर से। तो सेल जब आप देखते हैं, ठीक है, सेल कोशिका का मैं आपको एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अलग से बना करके आपको बता देते हैं, लास्ट जो सारांश हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो जब कोशिका देखते हैं, ठीक है, तो कोशिका के अंदर जैसे कि हमने बात किया था, एक तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियस में आपके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या था, पावर हाउस, पावर। ठीक, उसके बाद गोल्जी अपरेटस का काम आपने, गोल्जी बॉडी का काम आप लोगों ने देखा कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस दोनों एक ही नाम है, उसका काम आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है। उसके बाद आपने देखा वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स का मेन काम क्या है, जल संग्रह या वाटर संग्रह का काम करता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हमने देख लिया। ठीक है, इसका जो मेन काम क्या होता है आपका, कोशिका विभाजन में मदद करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल का काम करता है, आंतरिक सहायता भी करता है। इसमें दो हैं, स्मूथ और रफ, जो कि एक वसा निर्माण और एक प्रोटीन निर्माण में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपने राइबोसोम देखा, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या देखा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आपने देखा लाइसोसोम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी भी सब इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम में आपने देखा कि ये आपके कोशिकीय पाचन में हेल्प करता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो, और उसके बाद हमने देखा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में हमने साइटोप्लाज्म बताया आपको, और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों जो है ये कलरलेस लिक्विड हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ आया। तो इतना टोटल मिलाकर के हमने जो है आपको सेल के बारे में बताया, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा और पूछता भी है। ठीक है, उसके आगे अगर आपको लगेगा कि इस तरीके से हम आपको पढ़ाएं बाकी टॉपिक भी, तो आप हमें कमेंट्स करें। और साथ साथ में आप MCQs पढ़ना चाहते हैं तो हमने नोट्स बना रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको ईमेल करना है, इस वीडियो के लिंक आपको, ईमेल आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। MCQs के नोट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो उसमें आप याद रखें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप कवर करते जाएँ, तैयारी अच्छे से करें। जो हमने तरीका बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ते समय आप क्वेश्चन खुद बनाएं, सवाल खुद बनाएं कि भाई ये सवाल बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, उसको आपको कवर करते रहना है, और शॉर्ट नोट्स आपको बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगा तो वो हेल्प करेगा आपके रिवीजन में, हमने पहले भी बोल रखे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जल्द से जल्द हम लाइव क्लास MCQs के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच।